सहारा प्रणाम, मैं रूपांशी मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। यूके एसएससी घोटाले में सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसटीएफ को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। साथ ही सीएम धामी ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम का कहना है कि घोटाले में लिप्त आरोपियों की संपत्ति की जांच होगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा होगा, यदि वो घोटाले में लिप्त है तो बच नहीं पाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जिन भर्तियों की परीक्षा होनी है उनको समय पर कराने का विचार किया जा रहा है। सीएम ने साफ किया कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है। पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जाँच, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएँ हैं वो लगाई जाएँ और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अभी तक पूरे मामले में 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। डीजीपी का कहना है कि सीएम के निर्देश पर अब कुछ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी अवैध संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसटीएफ पूरी निष्पक्षता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाता। उनमें एफआईआर दर्ज हो गई है, वारंट उसके निकल चुके हैं। अगर वो नहीं आता है तो उसके फिर कुर्क के वारंट निकलवाएंगे और उस पर इनाम घोषित कराया जाएगा। बच नहीं पाएगा, कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। ये माफिया गतिविधियों से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित हुई है, तो उस सारी संपत्ति को एक प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है सरकार को। वो पूरी प्रक्रिया हम गैंगस्टर एक्ट लगा करके उनकी फॉलो कराएंगे। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में कांग्रेस भी अब पूरे तेवरों में है। पूरे मामले की पारदर्शिता के साथ जांच की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्हें अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का कहना है कि ये बड़ा घोटाला है और इसमें अभी बड़ी मछलियां सामने नहीं आ पाई हैं। आखिर वो कौन से सफेद पोश हैं जिनके इशारों पर इतना बड़ा घोटाला हुआ? कांग्रेस का कहना है कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए। साथ ही जिन छात्रों ने मेहनत से परीक्षा पास की है उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरे घोटाले का सच सामने आ सके और इसके पीछे किन किन सफेद पोश लोगों का हाथ है, ये खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। राज्यपाल जी से मिले, जिसमें प्रदेश में चल रहे विभिन्न भर्ती घोटालों में संलिप्तता वाले सफेदपोश नेताओं और बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की हमने मांग की है तथा साथ ही जो नौजवान नवयुवतियां अपनी मेहनत से निकले हैं, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको कोचिंग कराई थी और जो निर्दोष हैं उनकी नियुक्ति की हमने मांग की है और जो दोषी हैं उनको सजा की मांग हमने की है। साथ में हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्तराखंड में काम कर रहे 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, लगभग 1 लाख महिलाएं काम कर रही हैं और 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 1 लाख महिलाएं करीब सफाई में, ग्रेडिंग में काम करती हैं और 50,000 लोग करीब इसके सप्लाई में काम करते हैं। उन सब की रोजी रोटी छिन गई है। विभाग इनकी 6 महीने या 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया इनकी पेमेंट्स नहीं कर रही। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज चढ़े हुए हैं और वो लोग परेशान हैं। पैसा होने के बावजूद भी सरकार और उसके मंत्री और उनके विभाग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात नहीं करें, क्योंकि विभाग की पहले नीयत साफ हो चुकी है।
उन्होंने 2021 में ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेके कराने की कोशिश की थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से इस काम को छीनने की कोशिश की थी, जिसका विरोध इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किया। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। उससे चिढ़कर विभाग और विभागीय मंत्री इनके भुगतानों को पिछले 9 महीने से रोक के बैठे हुए हैं, जो चिंता का विषय है। और इस वजह से इंदिरा अम्मा कैंटीनें बंद होने की नौबत में है, और ये जो महिलाएं 1-1 करोड़ से के आसपास के कर्ज से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना, अपने बच्चों की देखरेख करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो लोग डिप्रेशन में हैं, और सरकार को जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए। ये महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पिछले 4 दिन से निदेशालय में धरने में बैठी हुई हैं, हम उनके साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में अब कांग्रेस पूरे तेवर में नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक अपडेट है? हमारे दर्शकों को तफ्तीश से बताएं जी। तो पांचू, देखिए, कांग्रेस पहले से ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, और वो लगातार कह रही थी कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां अभी सुरक्षित है, और एसटीएफ का जांच का दायरा सीमित है, इसलिए एसटीएफ बड़ी मछलियों तक नहीं जा पाएगी। आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में अपना समय मांगा था, और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गया। उसने कई विषय वहां पर रखे। पहला विषय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का था, और ये बात राज्यपाल के सामने रखी कि केवल एक परीक्षा की जांच ना हो, जो परीक्षाएं 2016 से भी हैं या जिनमें भी गड़बड़ी पाई गई है, सभी की जांच हो। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही उसकी घोषणा कर चुके थे। उसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग में जो अनियमितताएं हुई हैं उसे लेकर राज्यपाल से शिकायत की, जांच की मांग की। महिला सशक्तिकरण विभाग में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के इस समय एक विवाद सामने आ रहा है, वो भी उन्होंने राज्यपाल के सामने रखा। साथ ही सरकार की कमजोर पैरवी के चलते जो कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को मिलने वाला 30% का क्षैतिज आरक्षण जो हाईकोर्ट ने रोक दिया है, उसे लेकर भी अपनी बात कही है। कुल मिला के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला है रूपांशी, वो उत्तराखंड में दिनों दिन गर्माता जा रहा है। उसकी वजह भी एसटीएफ की जांच है, क्योंकि जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई अरेस्टिंग हो रही है, दायरा बढ़ रहा है। अब मुख्यमंत्री तक ने कह दिया है कि फिलहाल एसटीएफ सही जांच कर रही है, और अगर जांच में कोई कमी नजर आती है तो अन्य एजेंसियों के दरवाजे खुले, यानी कि सरकार भी अन्य एजेंसियों को ये जांच दे सकती है अगर कहीं कुछ ऐसा नजर आया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछली जो भी परीक्षाएं हुई थी, जिनमें पेन ड्राइव मिले या पेपर लीक हुए या नकल करते हुए लोग पाए गए, सीडी मिली, उन सभी परीक्षाओं का अवलोकन करने यानी कि जांच करने का जिम्मा पुलिस और एसटीएफ को सौंपा है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, अगर परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई, बहुत ज्यादा हेराफेरी नजर आई, तो वो परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो युवा नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, जिन्होंने नकल नहीं की है या कहीं कोई पैसा नहीं दिया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि जो परीक्षाएं आने वाले में शेड्यूल्ड है, उनको भी तय समय पर करवाने के लिए उन्होंने सभी को हिदायत दे दी है कि ये परीक्षाएं पारदर्शी हों और नकल की कोई भी गुंजाइश, किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश न बचे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। रूपांशी, बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस कह भी रही है कि पारदर्शिता के साथ जांच हो, और सफेद पोश पर सिकंजा आखिर कब कसा जाएगा। और लगातार कांग्रेस भी अब आरोप पे आरोप लगा रही है, बीजेपी को घेरे में ले रही है। जी बिल्कुल रूपांशी, देखिए, विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा हथियार लगा हुआ है, और विपक्ष सरकार की घेरेबंदी करेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हाकिम सिंह, जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है अभी तक पूरे गेम में, उसके बीजेपी के नेताओं और ब्यूरोक्रेट से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और बार बार प्रदेश अध्यक्ष इसी बात को उठा रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की ही पेशकश पर ये जांच शुरू हुई, मुख्यमंत्री ने ही निर्देश दिए थे पुलिस महानिदेशक को मामला दर्ज कराने के और एसटीएफ जांच करने के, और सरकार के ही निर्देश पर जब जांच हो रही है, लेकिन अब सरकार को भी सफाई देनी पड़ रही है कि अगर जरूरत होगी तो हम कोई भी उच्च स्तरीय जांच करवा सकते हैं। और कांग्रेस को तो बैठे बिठाए इतना बड़ा मौका मिला है कि सरकार को किस तरीके से घेरे। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप सोचिए, सरकारी नौकरी के लिए एक युवा कितनी मेहनत करता है,
दूर दराज से आकर के वो संघर्ष भी करता है, कष्ट भी झेलता है और मेहनत भी करता है कि वो निकल जाए। और अगर इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आएंगी तो युवा भी निराश होता है और सबसे बड़ी बात कि सरकार की कार्य प्रणाली पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि सरकार ने आयोग का गठन ही इसलिए किया था कि वहां पर पारदर्शी तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से सारी परीक्षाएं हो, कहीं भी किसी भी गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश ना बचे, योग्य व्यक्ति ही सेलेक्ट हो। लेकिन वो सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई, क्योंकि नकल माफिया ने अपनी इतनी जबरदस्त सेंधमारी की कि सरकार के कह सकते हैं कि आंख के नीचे से वो सारी चीजें करके ले गया और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ इसमें खिलवाड़ है, जिन्होंने नकल नहीं की है। ये अपने आप में एक अहम सवाल है, उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें होंगी। अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर नैनीताल से, जहां पर नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 30% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी ने फिलहाल 30% के आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी है। कोर्ट ने सरकार और लोक सेवा आयोग से 7 अक्टूबर तक जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को करेगा। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में 30% के आरक्षण को लेकर याचिका लगाई थी, जिसके बाद उन्हें आयोग की परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। और आपको बता दें कि महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि हम मजबूती पैरवी करेंगे, अभी फैसले को देख रहे हैं। भाई हम उसको ठीक से पैरवी करेंगे। अभी उसका रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था। पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो इशारा। ये पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा जिले के जयंती सालम में क्रांति दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 25 अगस्त 1942 को इसी स्थान पर अपनी शहादत दी थी। हर साल उन्हीं की शहादत पर धामदेव में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। सीएम धामी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने कहा कि नरसिंह और टीका सिंह के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कि अमर सेनानियों को याद किया जा रहा है।
आज के इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हमारे सभी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के स्मरण में रहें, हमारी नौजवान पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो ऐसे हमारे अनगिनत तो हजारों की संख्या में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को याद किया गया है। और जहाँ जो हमारा ये आज़ादी के बाद का 75 साल का कालखंड है, उस कालखंड का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसकी शानदार उपलब्धियाँ हैं, उनको भी नौजवान पीढ़ी के सामने लाने का काम हुआ है। साथ में अब आगे चलने वाला अमृतकाल, इस अमृतकाल में हमें हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से परिपक्व होना है। और हमारे जो शहीद थे, हमारे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने एक सपने देखे थे देश की आज़ादी के बाद कैसा देश होगा, किस दिशा में जाएगा, हमें उस दिशा में देश को बनाने के लिए देश हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया का श्रेष्ठ हिंदुस्तान बने, समृद्ध हिंदुस्तान बने, शक्तिशाली भारत बने। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी के अलावा शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोन लेने का स्थिति के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर चर्चा की गई। इन योजनाओं के जरिए राज्य के युवाओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है, इस पर मंथन किया गया। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। क्योंकि ये जो हमारी SLBT बैंकर समिति की जो बैठक है, ये प्रत्येक 3 माह में होती है और इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं कि जो भारत सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं जिसमें चल रही है, मुद्रा बैंक की योजना है, स्वनिधि योजना है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है। उसमें कितना अभी तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है। और अभी तक जो इस वर्ष का समय है, उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बढ़ाएं और ज़्यादा हम उसको प्रगति करें और अधिक लोगों को लाभान्वित करें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि सभी जो हमारे वेंडर से लेकर छोटे से लेकर बड़े उद्योग समूह तक वो देश की जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है, उस इकोनॉमी में योगदान दें। तो इसमें हमारे बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए बैंक के लोगों को हमने कहा वह इस दिशा में केवल फॉर्मल होके नहीं, औपचारिकताओं के अलावा भी थोड़ा आगे बढ़ के, और जहाँ पर कमी है, रिजेक्शन जो फॉर्म हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, और सभी का फॉर्मेट एक जैसा हो, सभी बैंक और हमारा शासन सरकार हम मिलकर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, उसके कैंप लगाए जाएं। देहरादून में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जाता है। नगर निगम हाल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 50 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आबादी के हिसाब से मोबाइल वैन के जरिए घर घर जाकर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाने की बात धन सिंह रावत ने कही। धन सिंह रावत ने कहा कि आशाओं को 600 रुपये प्रति डिलीवरी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में मुफ्त में मोतियाबिंद ऑपरेशन अभियान भी चलाया जाएगा। पूरे देश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और आज हमने इसका शुभारंभ अपने देहरादून राजधानी में किया है। आज हमारे माननीय मेयर जी भी हमारे साथ में हैं, हमारे माननीय विधायक लोग भी शामिल हैं और इस पखवाड़े में हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पे, जिला मुख्यालय में, अपने हॉस्पिटलों में एक हर जगह एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग जो स्वेच्छा से अपना नेत्रदान करना चाहते हैं उन लोगों के फॉर्म भी भराए जाएंगे और एक बड़ा अभियान हम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं।
हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए और इसके लिए भी व्यापक अभियान हम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पीएसओ के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शहरी विकास मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र नेगी ने थाना ऋषिकेश में तहरीर दी है। शहरी विकास मंत्री का कहना है कि जिस तरह से उनके नाम पर धोखाधड़ी की गई है वो एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर इस मामले में आरोपी कौन है। शहरी विकास मंत्री की पीएसओ के नाम पर 21,000 से अधिक रुपए मांगने का मामला सामने आया है। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव सीतापुर में इन दिनों यात्री परेशान हैं। यात्रा पड़ाव में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। सीतापुर बाजार में सफाई कर्मचारी कूड़े को उठाकर मंदाकिनी नदी में फेंक रहे हैं। होटल एसोसिएशन इन सभी समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई काम नहीं हो सका है। उधर जिलाधिकारी ने मौका मुआयना के लिए टीम का गठन किया है, जो सारी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगी। आने वाले ड्राइवर कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे रास्ते में पाँव रखने की जगह नहीं है कहीं। श्री केदारनाथ धाम में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आज आपको जो सीतापुर में यात्रा करने की अव्यवस्थाएँ हैं उनसे अवगत कराना चाहता हूँ। पूर्व में भी हमने प्रशासन को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, जिला पंचायत को लिखित व मौखिक रूप से भी अवगत कराया था कि यहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है, कूड़ा निस्तारण पोर्ट नहीं है, पेयजल व्यवस्थाएं नहीं हैं। इन्हें दुरुस्त करने के लिए हमने यात्रा से पूर्व जिला प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन धरातल पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया गया। कहीं भी पूरे मार्केट में पेयजल व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है और कूड़ा निस्तारण नहीं है, जो कि सारे बाजार का कूड़ा पाटीघाट नदी में डाला जा रहा है। मैं पुनः एक बार प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि यात्रियों को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, स्थानीयों को कोई परेशानी न हो। यहाँ पे चार धाम में आने वाले जो ड्राइवर लोग हैं उन्हें भी इस तरह की कोई परेशानी न हो। मजबूरन वो जो जंगल को हमारे रास्ते जा रहे हैं उन पे शौच करते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है पूरे बाज़ार में। इसी तरह मुझे लगता है कि हर बाज़ार में इस तरह की अव्यवस्थाएं होंगी। तो मेरा सभी व्यापार संघ अध्यक्षों से, प्रत्येक बाज़ार के अध्यक्षों से निवेदन है कि अपने अपने बाज़ार में जो समस्याएं हैं उसको व्यापार श्री केदारधाम होटल एसोसिएशन के पोर्टल पर डाल के हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।